नमस्कार। आपका अखबार के रविवारी अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। देखिए, कोई भी चुनाव जब होता है, डेमोक्रेसी में जब चुनाव होता है तो राजनीति शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए, राजनीति शास्त्र के जानकारों के लिए और राजनीति शास्त्र में जिनकी रुचि होती है और राजनीति में रुचि होती है उन सब के लिए एक अध्ययन का मौका होता है, एक सीखने जानने का मौका होता है कि देश में या प्रदेश में डेमोक्रेसी किस तरह से काम कर रही है, गवर्नेंस के मुद्दे कितने प्रभावी होते हैं, कितने निष्प्रभावी होते हैं, कौन से मुद्दे ज़्यादा चलते हैं और क्यों चलते हैं, लोग जो किसी पार्टी को या नेता को चुनते हैं तो क्यों चुनते हैं और किसी को रिजेक्ट करते हैं तो क्यों करते हैं। इस मायने में अगर जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, अगर मुझसे पूछा जाए कि एक राज्य का नाम लीजिए जिसके चुनाव में को अध्ययन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए, तो वो है तेलंगाना का चुनाव। तेलंगाना दक्षिण भारत का एक राज्य है। आपको पता है, आंध्र प्रदेश से अलग होकर राज्य बना ये 2013-14 में। उससे पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। उसके लिए लंबा आंदोलन चला और आंदोलन के अगुवा थे के चंद्रशेखर राव। इस बात को ध्यान में रखिएगा, के चंद्रशेखर राव की आज जो हैसियत है वो तेलंगाना आंदोलन के अगुवा, उसके अग्रणी और राज्य बनवाने का श्रेय लेने वाले नेता के रूप में है। एक तो उनकी ये खासियत है। लेकिन देखिए, कभी कभी एक बड़ी खासियत आपकी बहुत सारे पापों पर आपके पर्दा डाल देती है। तेलंगाना इन 5 राज्यों में, अभी पूरे देश की बात न करें, इन 5 राज्यों में तेलंगाना एक ऐसा राज्य है जहां मेरा मानना है कि एंटी इनकम्बेंसी यानी सरकार से, राज्य सरकार से नाराज़गी सबसे ज़्यादा है। और एंटी इनकम्बेंसी ज़्यादा हो तो जाहिर है कि उसका बड़ा स्पष्ट सा मतलब होता है कि इसका फ़ायदा विपक्ष को मिलता है और सत्तारूढ़ दल को नुकसान होता है। लेकिन तेलंगाना में ऐसा नहीं हो रहा है। तेलंगाना में इतनी बड़ी, इतनी स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद केसीआर फिर से आते हुए यानी हैट्रिक लगाते हुए दिख रहे हैं। आखिर वजह क्या है? कोई एक वजह नहीं होती। चुनाव जीतने की बहुत सी वजहें होती हैं, लेकिन कुछ प्रमुख वजहें होती हैं। तो सबसे बड़ी वजह जो होती है डेमोक्रेसी में, एंटी इनकम्बेंसी का फलीभूत न होना या एंटी इनकम्बेंसी का निष्प्रभावी हो जाना, वो उसका कारण होता है विपक्ष। यानी सत्तारूढ़ दल के खिलाफ जो लोग खड़े हैं उनकी ताकत कितनी है। अगर उनकी ताकत ज़्यादा नहीं है, अगर लोगों का भरोसा उन पर नहीं है, ये बात हमेशा याद रखिए कि चुनाव के नतीजे इस बात पर बहुत कुछ निर्भर करते हैं कि जनता का भरोसा किस पर है, पार्टी पर, नेता पर, उसकी नीतियों पर, कार्यक्रमों पर, किस चीज़ पर ज़्यादा भरोसा करती है या किस पार्टी या नेता या विचारधारा पर ज़्यादा भरोसा करती है। तो विचारधारा के बारे में बात ना करें, कम से कम तेलंगाना के संदर्भ में तो ज़्यादा अच्छा है। पार्टियों के बीच में ज़्यादा फर्क नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक विशिष्ट स्थान प्राप्त कर सकती थी, लेकिन उसने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। कांग्रेस कायदे से आप देखिए कि 2004 और 2009 की जो केंद्र में सरकार बनी यूपीए की, उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी एक राज्य का था तो आंध्र प्रदेश, अविभाजित आंध्र प्रदेश की बात कर रहा हूँ, उसका था, जिसकी वजह से केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी। अगर कांग्रेस की परफॉर्मेंस आज जैसी 2004 में रही होती आंध्र प्रदेश में, तो यूपीए की सरकार नहीं बनती। तो इससे इसका महत्व, उसके महत्व का अंदाज़ा लगा लीजिए। राज्य बनने की बात आई तो कांग्रेस पार्टी ने एक तरह से कहिए डबल गेम खेला। साथ भी थी और खिलाफ भी थी। केसीआर ने चारा फेंका, कहा कि राज्य बनवा दीजिए, हम अपनी पार्टी का मर्जर कर देंगे आपकी पार्टी में। कांग्रेस तैयार हो गई, लेकिन फिर पीछे भी हटने लगी। जब बातचीत बड़े क्रूशियल दौर में पहुंची तो उस समय पी चिदम्बरम, आपको याद होगा, केंद्रीय मंत्री थे, वो एक रिपोर्ट लेकर आ गए। उन्होंने कहा कि अगर तेलंगाना अलग राज्य बना तो ये खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट है जिसके मुताबिक तेलंगाना अगर अलग राज्य बनेगा तो इस पर नक्सलियों का कब्जा हो जाएगा। अब ये बात ऐसी थी जिसने जो है सबके हाथ पांव फुला दिए कांग्रेस पार्टी में, और कांग्रेस पार्टी पीछे हटने लगी। लेकिन केसीआर बहुत आगे निकल चुके थे और आंदोलन हिंसक रूप धारण कर चुका था। गोलीबारी हो चुकी थी, पुलिस को फायरिंग में लोग मारे जा चुके थे। अब आंदोलन को रोकना मुश्किल था। केसीआर ने
आखिर विजय हासिल की, तेलंगाना अलग राज्य बना और वो तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री बने। अभी स्थिति ये है, 2014 से वो लगातार मुख्यमंत्री हैं, सत्ता में हैं, 2 बार जीत चुके हैं और भारी बहुमत से जीते हैं। लेकिन उनकी सरकार के खिलाफ, उनकी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों में बहुत नाराज़गी है। लोग 1 मिनट भी इस सरकार को देखना नहीं चाहते, लेकिन करें क्या, उनकी मजबूरी ये है कि उनके सामने कोई और नहीं है। ये केसीआर को भी समझ में आ रहा है। पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने कुल्हाड़ी मार ली। रेवंत रेड्डी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको लेकर इतनी शिकायतें हैं कांग्रेस के लोगों की, बाहर के लोगों की छोड़ दीजिए। और तेलंगाना में भी वही आरोप कांग्रेस पर लग रहे हैं जो दूसरे कई राज्यों में पहले लग चुके हैं कि कांग्रेस के टिकट बिके। किसने बेचा, किसने खरीदा, इसके बारे में मैं न जानता हूँ विस्तार में, न उसके बारे में बात करूँगा कि किसने बेचा और किसने खरीदा, लेकिन कांग्रेस के टिकट बिके, ये आम धारणा है तेलंगाना में। केसीआर को समझ में आ गया था 6-8 महीने पहले, बल्कि साल भर से समझ में आ गया था कि वो अपनी सरकार की परफॉर्मेंस के बूते पर चुनाव नहीं जीत सकते। तो उनको 2 बातों पर भरोसा था। एक, विपक्ष की कमज़ोरी, उनको सबसे ज़्यादा डर लग रहा था भारतीय जनता पार्टी से। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ रही थी, बाई इलेक्शन जीती विधानसभा के, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में भारी उसको सफलता मिली, उस सब को देखते हुए और उनके राइट हैंड मैन जो उनके वित्त मंत्री रह चुके थे एटला राजेंद्र, जब वो छोड़कर गए, उनके साथ दूसरे लोग छोड़कर गए, तब केसीआर को लगा कि बीजेपी चैलेंजर के रूप में उभर रही है और बीजेपी उनका खेल खराब कर सकती है। तो केसीआर लौट कर गए, कहाँ लौट कर गए, जो उनका सबसे स्ट्रांग पॉइंट था, और ये अभियान चलाया और ये अभियान उनका सफल रहा। लोगों का कहना, आप केसीआर की आलोचना कीजिए, उनकी सरकार के भ्रष्टाचार की बात कीजिए, उनकी सरकार में कोई काम नहीं हुआ उसकी बात कीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट रुके हुए हैं उसकी बात कीजिए, विकास के काम नहीं हुए इसकी बात कीजिए। आखिर में लोग एक बात कहते हैं कि आखिर वो स्टेट तो बनवाया उसने। तो ये जो खूबी है, ये मालूम है केसीआर को कि इसमें उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो ये इस मुद्दे को उन्होंने फिर से, मतलब तीसरी बार एक ही मुद्दा केसीआर भुनाने जा रहे हैं। ये देखिए, आप राजनीतिक दृष्टि से देखिए, अगर आप राजनीति के अध्ययन करता हैं, शोध करता हैं, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। पहली बात ये कि एंटी इनकम्बेंसी इतनी भारी होते हुए भी उसका चुनाव पर उल्टा असर होने जा रहा है। एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद केसीआर के जीतने की प्रबल संभावना है। तो केसीआर जीत सकते हैं, तीसरी बार हैट्रिक हो सकती है। क्यों हो सकती है? बीजेपी जो लग रहा था कि बहुत करीब पहुंच गई है और चुनौती दे सकती है, उसने पहला गलत काम किया, अपने प्रदेश अध्यक्ष बांदी संजय कुमार को हटा दिया। बांदी संजय कुमार ने प्रजा संग्राम यात्रा के जरिए पूरे प्रदेश को मत डाला। युवा उनके साथ था और जो हार्डकोर बीजेपी का वोटर है, जो हिंदुत्व से जुड़ा हुआ है, जो विचारधारा से जुड़ा हुआ है, वो सब बांदी संजय कुमार के साथ, बीजेपी के साथ खड़ा हो गया था। लेकिन भाजपा के नेताओं को लगा कि बांदी संजय कुमार सबको साथ लेकर नहीं चल पा रहे हैं। जो लोग बीआरएस से आए थे, एटला राजेंद्र सहित जो लोग आए थे, उनके दबाव में पार्टी ने बांदी संजय कुमार को अध्यक्ष पद से हटा दिया। मैं पहले भी कह चुका हूं, बांदी संजय कुमार की दिल्ली के नेशनल एग्जीक्यूटिव में प्रधानमंत्री ने इतनी प्रशंसा की, उन्होंने बीजेपी के किसी नेता की इतनी प्रशंसा नहीं की होगी। कहा कि कैसे आंदोलन होना चाहिए, ये जाकर आपको जो है वो तेलंगाना में देखना चाहिए कि बांदी संजय कुमार कैसे चला रहे हैं। उसके बाद उनको प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया, कोई कारण नहीं बताया गया। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को भी ये समझा नहीं पाई कि आखिर बांदी संजय कुमार को हटाना क्यों ज़रूरी हो गया था। जी किशन रेड्डी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनको बनाया गया प्रदेश अध्यक्ष। जी किशन रेड्डी के मामले में कहा जाता है, उनके बारे में कहा जाता है कि वो समन्वय की राजनीति करते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं, तो उनका किसी से झगड़ा नहीं होता। लेकिन तेलंगाना में बीजेपी को ऐसे नेता की ज़रूरत थी जो केसीआर से मोर्चा ले सके, जो ये संदेश दे सके कि हम केसीआर को हरा सकते हैं। वो संदेश जी किशन रेड्डी नहीं दे सकते। तेलंगाना में पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं का बहुत असर है।
इसको देखते हुए पिछड़ा वर्ग की जो सबसे बड़ी जाति है उससे बांदी संजय कुमार आते थे, इसलिए भी उम्मीद थी। हालांकि अभी पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तेलंगाना की यात्रा पर गए और एक रैली में उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री होगा। यानी आपने जिसे प्रदेश अध्यक्ष बनाया उसके बारे में अभी से कह रहे हैं कि उसके मुख्यमंत्री बनने की कोई उम्मीद नहीं है। किशन रेड्डी, जाहिर है कि रेड्डी समुदाय से आते हैं जो अगला वर्ग में आता है, तो जी किशन रेड्डी प्रदेश अध्यक्ष होंगे लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये तय हो चुका है। बांदी संजय कुमार पिछड़ा वर्ग से आते हैं, वो दावेदार हो सकते हैं लेकिन वो प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहेंगे। उसके अलावा जो कांग्रेस पार्टी ने जो किया, रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी का जितना नुकसान किया है उतना बीजेपी और बीआरएस का नहीं किया है। फिर उसमें कोड़ में खाज ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने जुबली हिल्स से पूर्व क्रिकेटर अजहरुद्दीन को टिकट दे दी। अजहरुद्दीन वैसे रहने वाले तो तेलंगाना के ही हैं, लेकिन वो तेलंगाना से कभी चुनाव नहीं लड़े, आंध्र प्रदेश से भी नहीं लड़े। वो चुनाव लड़े हैं उत्तर प्रदेश से, एक बार लोकसभा में गए हैं, वो भी उत्तर प्रदेश से। अब उनको जुबली हिल्स से टिकट दिया गया जहां से कांग्रेस 2 बार पिछले 2 चुनाव हार चुकी है, तो उनके जीतने की कितनी संभावना है इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके विरोध में कई नेताओं ने, कांग्रेस के प्रमुख नेताओं ने इस्तीफा दे दिया पार्टी से और कहाँ गए, बीआरएस में चले गए। अब आप देखिए, फिर से उस शुरुआती पॉइंट पर आ रहा हूँ कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो बीजेपी छोड़ रहा है, जो कांग्रेस पार्टी छोड़ रहा है, वो नेता बीआरएस में जा रहे हैं। और आमतौर पर चुनाव के समय जब दूसरी पार्टी छोड़कर नेता आते हैं किसी पार्टी में, तो ये माना जाता है कि टिकट की उम्मीद में आए हैं कि टिकट मिलेगा वहाँ से। यहाँ सत्तारूढ़ दल में जा रहे हैं तो सत्तारूढ़ दल से टिकट मिलेगा तो ये माना जाता है कि संसाधन ज़्यादा मिलेंगे तो जीतने की संभावना थोड़ी बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसे समय में ये नेता जा रहे हैं जब बीआरएस अपने लगभग सभी टिकटों का वितरण कर चुकी है। 119 सीटें हैं, 116 पर बीआरएस के उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। तो इसलिए ये जो लोग आ रहे हैं वो टिकट की आशा में तो नहीं आ रहे हैं। तो इससे आप समझने की कोशिश कीजिए कि प्रदेश में माहौल क्या है। और सत्तारूढ़ होने के कारण केसीआर के हाथ में बहुत सारे लीवर्स हैं। अब ये जो चर्चा है तेलंगाना में चुनाव को लेकर कि एक एक उम्मीदवार 100 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, तो ये तीसरा पॉइंट है अध्ययन का। इतना महंगा चुनाव मुझे नहीं लगता किसी भी विधानसभा का लड़ा गया होगा, जहां विधायक बनने के लिए, जहां विधानसभा क्षेत्र का उम्मीदवार 100 करोड़ रुपए तक खर्च करने को तैयार है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे 119 विधायक कर रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में ऐसे विधायक हैं जो 100 करोड़ तक खर्च करने के लिए तैयार हैं। सवाल है पैसा कहाँ से आ रहा है, सवाल है कि चुनाव आयोग कहाँ है। लोगों में बीआरएस की ओर से 1 किलो चिकन बांटा जा रहा है, शराब बांटी जा रही है। ये आरोप आप तेलंगाना में घूमिए, हैदराबाद घूमिए, किसी भी शहर में चले जाइए, तेलंगाना के गांव में चले जाइए, कस्बे में चले जाइए, बात कीजिए, ये आरोप आपको सुनने को मिल जाएगा। इसमें कितनी सच्चाई है, कितना गलत है, इसका अंदाज़ा, इसका जो है फैसला तो चुनाव आयोग कर सकता है। तो चुनाव आयोग क्या कर रहा है? तो एक तरह से चुनाव आयोग की ये निष्क्रियता या ये ढिलाई, ये भी बीआरएस को मदद कर रही है। बीआरएस से उसके जो कोर वोटर्स में से मुस्लिम वोटर हैं वो भी नाराज़ हैं। उनको लग रहा है कि बीआरएस और भारतीय जनता पार्टी में, यानी केसीआर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में अंदर खाने कोई समझौता हो गया। इस धारणा की पुष्टि वो इस बात से करते हैं कि नाम होने के बावजूद एफआईआर में, चार्जशीट में नाम होने के बावजूद केसीआर की बेटी के कविता को दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार नहीं किया गया। उनका कहना है कि गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई इसके बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा है। हालांकि केसीआर बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, बीजेपी के केसीआर के खिलाफ बोल रही है। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि केसीआर दिल्ली आए थे और वो चाहते थे कि एनडीए में शामिल कर लिया जाए उनकी पार्टी को, और प्रधानमंत्री ने कहा मैंने मना कर दिया, मैं किसी भ्रष्ट पार्टी को एनडीए में शामिल नहीं कर सकता। अब दूसरी ओर केसीआर के बेटे केटीआर ने आरोप लगाया कि दरअसल बीजेपी समझौता करना चाहती थी हमसे। अब कौन समझौता करना चाहता था, कौन नहीं, ये तो पता नहीं। लेकिन अब तेलंगाना की स्थिति देखिए, जो सत्तारूढ़ दल है उसके खिलाफ लोगों की नाराज़गी है,
लेकिन लोगों की मुश्किल ये है कि उनको कोई विकल्प दिखाई नहीं दे रहा है। न कांग्रेस संगठन और जनाधार के आधार पर तैयार है और न ही बीजेपी। बीजेपी के जो एक रणनीतिकार माने जाते थे जी विवेकानंद, जिन्होंने कहते हैं कि बाई इलेक्शन में जो बीजेपी की जीत हुई, तीन या चार बाई इलेक्शंस में, उन सब में रणनीति बनाने में इनका बड़ा योगदान रहा। वो चुनाव के ऐन मौके पर पार्टी छोड़कर बीआरएस के साथ चले गए। तो भारतीय जनता पार्टी जो विस्तार उसका दिखाई दे रहा था, आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी, उस पर एकदम से सडन ब्रेक लग गया और अब वो पीछे की दिशा में जा रही है। इस तरह की घटना आपको किसी चुनाव में दिखाई नहीं देगी। कोई पार्टी बढ़ रही है, उसके बाद उसकी जो है बढ़ने की गति धीमी हो जाए या रुक जाए, स्थिरता आ जाए, ये तो समझ में आता है। लेकिन उल्टी दिशा में चलने लगे, और ख़ास तौर से एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद, और ख़ास तौर से इतना विश्वसनीय राष्ट्रीय नेतृत्व होने के बावजूद, ये फिनोमेना आपको जो है देखने को आमतौर पर नहीं मिलेगा, जो तेलंगाना में देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरह से कर्नाटक में मुसलमानों ने एक मुश्त वोट दिया कांग्रेस को, उसके बाद कांग्रेस बहुत उत्साहित थी और लग रहा था तेलंगाना में वो बीआरएस को बहुत कड़ी टक्कर देने जा रही है। कांग्रेस की स्थिति सुधरती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन वही जो बीजेपी के साथ हुआ वही कांग्रेस के साथ। कांग्रेस भी एकदम रिवर्स गियर में आ गई अचानक। बीआरएस की गाड़ी तेज़ नहीं दौड़ रही है। बीआरएस की गाड़ी जिस गति से चल रही थी उसी गति से चल रही है। उसके जो दो विरोधी हैं प्रमुख, बीजेपी और कांग्रेस, उनकी गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई। अब मतदाता के सामने कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि बीआरएस को यानी केसीआर को एक मौका और दें, और तेलंगाना में वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सब कुछ अनुकूल पहले था बीजेपी के लिए, बीजेपी उसका लाभ नहीं उठा पाई। सब कुछ कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद अनुकूल बन रहा था कांग्रेस के लिए, कांग्रेस उसका लाभ नहीं उठा पाई। सब कुछ प्रतिकूल था बीआरएस के लिए, केसीआर के लिए, लेकिन उस स्थिति में भी उन्होंने जो है अपनी स्थिति को सुधार लिया, यानी अपनी स्थिति को और बिगड़ने नहीं दिया और अपने प्रतिद्वंदियों को आगे बढ़ने नहीं दिया। ये दो काम केसीआर ने किए, और आज स्थिति ये है कि बड़ा साफ दिखाई दे रहा है कि केसीआर को तीसरी टर्म मिलने जा रही है, यानी हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। और इसके बाद आप कैसे कहेंगे कि भ्रष्टाचार के आरोप हों, सरकार भ्रष्ट हो तो वो सत्ता से बाहर चली जाती है? कैसे कहेंगे कि अगर एंटी इनकम्बेंसी हो तो वो पार्टी सत्ता से बाहर चली जाती है? कैसे कहेंगे कि एंटी इनकम्बेंसी हो तो उसका सीधा लाभ जो प्रमुख प्रतिद्वंदी है, विपक्षी दल है, उसको मिलता है? ये सब तेलंगाना में नहीं हो रहा है। जो प्रचलित धारणाएं हैं उन सब के विपरीत तेलंगाना का चुनाव चल रहा है। जिसको हार जाना चाहिए वो जीतता हुआ दिखाई दे रहा है, जो जीत सकते थे वो कहीं लड़ाई में दिखाई नहीं दे रहे हैं। बात यह नहीं है कि कांग्रेस और बीजेपी हार जाएंगे, बात यह है कि वो लड़ते हुए भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसा विचित्र चुनाव मैंने तो इससे पहले नहीं देखा। तो इंतज़ार कीजिए मतदान के दिन का, उसके बाद काउंटिंग, 3 दिसंबर को काउंटिंग है, नतीजा मालूम हो जाएगा। पता चलेगा कि एंटी इनकम्बेंसी को केसीआर ने कैसे हराया, और एंटी इनकम्बेंसी का साथ होने के बावजूद बीजेपी और कांग्रेस कैसे हार गई। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।